World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. साहेब खंदारे। नमस्कार मित्रों, मराठी में एक कहावत है, स्त्री ही क्षणाची पत्नी असते तर अनंत जन्माची माता असते। इसका मतलब यह है कि स्त्री एक पल भर के लिए पत्नी होती है और जन्मों जन्मांतर से अनेकों जन्मों में वह अपनी माता होती है। यह कहावत स्त्री के यानी पत्नी के महात्म्य को उजागर करने वाली कहावत है। वो जब अपने जीवन में आती है तब वह एक पत्नी के रूप में आती है, लेकिन वो जीवन भर का साथ देते समय जो जो कार्य करती है वह मात्र पत्नी के कार्य नहीं होते। उस स्त्री के अंदर, जिसे हम पत्नी कहते हैं, उस स्त्री के अंदर कई बार हमें अपनी माता देखने को मिलती है, बहन देखने को मिलती है, प्रेमिका देखने को मिलती है, या और कई सारे जो रिश्ते हैं वह सभी उस एक औरत में, एक स्त्री में हमें दिखाई देते हैं। बात मात्र रिश्तों की नहीं है। जब वह होती है तो जीवन एक साफ सुथरा प्रवाहित होता है, नदी जैसा बहता है, बहती नदी जैसा बहता है, और उसका जो संग होता है, उसका जो साथ होता है, वो जीवन को हर समय हर तरह से बढ़ोतरी देने का ही काम करता है। ऐसे ही पत्नी के बारे में एक नेपाली कविता आज हम सुनने जा रहे हैं। कवि है भुवन शिवाकोटी चौधरी। भुवन जी ने बहुत प्रकार की कविता लिखी है। उनके लगभग 7 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उसमें नेपाली आमा को फैसला, विष को साम्राज्य, कालो सागर माथा, सरोगेट मदर, न चाहती है को आकाश, प्रणय को गहराई, छरिये का पाइला। यह छरिये का पाइला उनका हाइकू संग्रह है। इस तरह कई प्रकार की कविताएं लिखने वाले भुवन जी अपने पत्नी के बारे में अपनी कविता में क्या कहते हैं, यह हम अब देखेंगे। जीवनका शून्यतालाई एकपछि अर्को रमाइलो पथमा हिँडाउन हरेक पाइलामा पाइला जोडेर सँगै यात्रा गरिरहेकी तिमी जीवनको किनारामा बाँधिएर अनवरत सुसाउँदै बगिरहेको नदी हौ। जीवनका शून्यतालाई एकपछि अर्को रमाइलो पथमा हिँडाउन हरेक पाइलामा पाइला जोडेर सँगसँगै यात्रा गरिरहेकी तिमी जीवनको किनारमा बाँधिएर अनवरत सुसाउँदै बगिरहेको नदी हौ। एकान्तका मौनताहरूमा चञ्चलता जगाउने तिमी किनारमा ठोकिरहने पानीको छाल हौ। आँत जलेको बेला प्यास मेटाउने तिमी पहराबाट तप्प 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 रसाएर बगिरहेकी तीर्खा हौ। हरेक विषम परिस्थितिमा बाटो नबदलिने, अप्ठ्यारा समयहरूमा लहरा जस्तै बेरिएर जिन्दगीको लयबाट नबिछडिने पुष्प लता हौ। हरेक विषम परिस्थितिमा बाटो नबदलिने, अप्ठ्यारा समयहरूमा लहरा जस्तै बेरिएर जिन्दगीको लयबाट नबेछिटने पुष्प लता हौ। अँध्यारो चुलोमा भोक पकाएर उल्लासको सन्तुष्टि पस्कने तिमी हुरी बतास जस्तो प्रतिकूलतामा पनि हाँसी हाँसी सकसरक संकटसँग जुधेर आँगन मझेरी चुलोमा मुस्कुराउने फूल हौ। तुलसी, पारिजात र कल्प वृक्ष जस्तै पवित्र छेउ। प्रेम र समर्पणको अर्थमा कालो आकाशमा फुलिरहेका चन्द्रमा र ताराहरू जस्तै सुन्दर हृदय भएकी तिमी संगीतका लयमा आफै रेटिएर आफै ठोकिएर हृदयलाई तरंगित गर्ने मीठो धुन हौ। पत्नी, तिमी भइन्जेल जीवन सुनाखरी फूल हो। तिमी भइन्जेल जीवन सुनाखरी फूल हो। तिमी भइन्जेल जीवन गाम हो। तिमी भइन्जेल जीवन फूलबारी हो।
तिमी तिमी भइन्जेल जीवन सुनाखरी हो, तिमी भइन्जेल जीवन घाम हो, तिमी भइन्जेल जीवन फुलबारी हो, परन्तु तिमी नहुँदा जीवन केवल उजाड र एक्लो 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 फगत एक्लो उपेक्षित बगर बन्छ जीवन। परन्तु तिमी नहुँदा जीवन केवल उजाड र एक्लो 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 फगत एक्लो उपेक्षित बहर बन्छ। मेरो कविताको शीर्षक थियो पत्नी अर्थात श्रीमती। हस्त धन्यवाद। तो मित्रों, यह भुवन शिवाकुटी जी की कविता आपने सुनी। इस कविता में भुवन जी मानव समूह के एक रिश्ते को उजागर कर रहे हैं, पत्नी के रिश्ते को। लेकिन हम अगर ध्यान से सुने, इसका मतलब समझे, तो वो स्त्री का स्त्रीत्व उजागर कर रहे हैं। स्त्री के स्त्रीत्व की महिमा को वो अपनी कविता में गा रहे हैं। वर्षों से चलते आ रहे पारंपरिक विवाह बंधन की गरिमा को वो उजागर करते आ रहे हैं। यह गरिमा जो है स्त्री पुरुष के मात्र मिलन की या स्त्री पुरुष के मात्र एक संसार की नहीं है, तो स्त्री जगत के समूचे संसार की है। स्त्री और पुरुष ये दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं। इसमें से एक भी अगर अपनी जगह छोड़ देता है तो जीवन का ध्वंस पक्का है। समूचे जीवन में इन दोनों की जो जोड़ी होती है पति पत्नी की, उसको बरकरार रखने के लिए दोनों की तरफ से जीवन की एकाग्रता को बनाए रखने का काम होना चाहिए। इसीलिए भुवन जी पत्नी को एक नदी, बहती नदी की तरह समझते हैं। क्यों समझते हैं बहती नदी की? नदी तो बहती रहती है अक्सर नीर लेकर के, और वो समंदर को जाकर के मिलती है, लेकिन उसका जीवन सफर जो है, समुद्र तक जाने का जो सफर है, उसमें वो अपने पानी को बहा करके ले जाती है, और जाते जाते कई तरह के जीव जंतुओं से लेकर के जड़ चेतनों के विविध प्रकृति के घटकों को लेकर के सचेतना देती है, चैतन्य प्रदान करती है। और इस चैतन्य को ही तो हम जीवन कहते हैं। और दूसरी एक बहुत गजब की बात यह है कि भुवन जी उसे नदी की तरह क्यों कहते हैं? क्योंकि नदियां ही संस्कृति को जन्म देती है। विश्व की हर एक नदी ने हर एक संस्कृति को जन्म दिया है। नदी के सिवाय नदी ही एक संस्कृति की माता होती है। जैसे वह संस्कृति की माता होती है, संस्कृति की जननी होती है, उसी तरह वो समूचे जीवन को, जीवन का मतलब सिर्फ मानवीय जीवन नहीं, समूचे जीवन को, सृष्टि के समूचे जीवन को वह हमेशा के लिए हरा भरा रखना चाहती है, हरा भरा देखना चाहती है। मित्रों, जब कोई कवि इतनी सूक्ष्मता से अपनी कविता को निहारता है, कविता को बनाने के लिए, कविता लिखने के लिए सोचता है, तो उसके जहन में उसकी अपनी सांस्कृतिक धरोहर होती है। जैसे कि मैंने कई बार कहा है कि हम लोग यानी एशियाई लोग मातृसत्ता से आए हैं, और मातृसत्ता की अखंडता आज भी हमारे मस्तिष्क में, हमारी खून में दौड़ रही है। इसीलिए पत्नी में भी माता देखने का साहस हम लोग करते हैं। भुवन जी ने इस कविता में पत्नी की क्षमता को लेकर के और उसके कार्य को लेकर के बहुत बहुत गहराई से उसे निहारा है और प्रकट भी किया है। वो अपनी पत्नी को हर समय साथ देने वाली, हर अच्छे बुरे समय में उनके साथ रह करके जीवन को बढ़ावा देने की काम करने वाली एक अद्भुत शक्ति के रूप में रखा है। तुलसी, पारिजात और कल्पवृक्ष की
तरह वो अपने पत्नी की तरफ पवित्रता से देखते हैं। क्या है ये कल्प वृक्ष, क्या है तुलसी का महात्म्य और क्या है पारिजात। इन तीनों प्रतिमाओं को हम अगर पौराणिक प्रागैतिहासिकता से देखें तो यह मात्र मिथक नहीं है, मात्र मिथक के रूप में यहाँ नहीं आए हैं। तो इसका भी एक इतिहास है। तुलसी का अपना एक इतिहास है, पारिजात का अपना इतिहास है। तुलसी का इतिहास कृष्ण जी के लीला तक पहुंचता है। पारिजात का इतिहास भामा, रुक्मिणी और पांडुरंग यानी श्री विठ्ठल यानी श्री हरि की तरफ निर्देशित करता है। और कल्प वृक्ष तो समूचे विश्व के लिए कल्पना मात्र पूरी करने वाला वृक्ष है। ये इतनी गहराई से जाकर के तभी हम बिंबों को देख सकते हैं, प्रतिमाओं को देख सकते हैं। जबकि स्त्री क्या है, स्त्री कैसे स्त्रीत्व पाती है और स्त्री का भूमि से जो रिश्ता है, प्रकृति से जो रिश्ता है, वो अगर हम समझे तो भुवन जी की कविता भी हमें समझ में आएगी। धन्यवाद।